कमेटी मेंबर हूँ, तो मैं वहाँ जाती, पूरा माल रोड क्रॉस करके जाती थी, तो हमारे रास्ते में किस तरह बम फटे। कई दफा मैं ऐसी ट्रैफिक में फंसी हूँ। उनके अपने लोग अनफॉर्चुनेटली दे नो कि खान साहब किसी असल चक्कर में नहीं है, वो अपने चक्कर में है। करूंगी वो इनकलाब के सामने से पुलिस आ रही थी, वो वापस आ गई, वो जहाँ से निकला था उसी कमरे में। अपने लिए बात करेंगे और मेरी पीछे आओ, मैं ही सारा कुछ कर सकता। लेकिन खान साहब ने तो जो अन्नी मचाई थी, आप सोचे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे। वो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा कि नहीं देखा, उसमें एक कैरेक्टर था, वो था हैंड ऑफ द किंग। तकरीर का आगाज करते थे, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है। एक वो इशू था, नॉट अ लीडर, दैट स्टार्टेड दैट रेवोल्यूशन। सुबह सुबह अमेरिका से एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम और तमाम सहेलियों को मेरा आदाब। पिछले वीकेंड की तरह एक दफा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर फरजान अरशद, आपको भी आदाब। थैंक यू डॉक्टर साहब। पिछले वीकेंड की तरह इस दफा भी हमने दो टॉपिक्स चूज किए हैं। एक टॉपिक जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और एक टॉपिक जिसका ताल्लुक पाकिस्तानी अमेरिकन की लाइफ से है। यहाँ पर तो पाकिस्तान से जो टॉपिक हमने चूज किया है वो आजकल का वेरी हीटेड टॉपिक है, जिसका ताल्लुक आउट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश से है। और हमें ये कहा जाता है कि शायद हमारे मुल्क को भी बांग्लादेश जैसे इनकलाब की ज़रूरत है। तो इसको हम डिटेल से इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और जो पाकिस्तानी अमेरिकन की लाइफ से जिसका ताल्लुक है वो टॉपिक है कि क्या पाकिस्तानी अमेरिकन को प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज करनी चाहिए या नहीं, स्पेशली इस ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन को जिनका पाकिस्तान में जाना कम होता है, रिलेटिवली कम होता है, साल में एक दफ़ा या 2 साल में एक दफ़ा या 3 साल में एक दफ़ा। क्या ऐसे लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो पहले शुरू करते हैं उस टॉपिक से जो कि आई थिंक इट कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज जस्ट लाइक बांग्लादेश। कि क्या पाकिस्तान में, पहली बात तो आप ये बताइए, बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो सकती है? क्या यहाँ पर भी वैसा इनकलाब आ सकता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं इनकलाब के मुतालिक कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक कभी भी नहीं रही। मैं समझती हूँ कि रेवोल्यूशन जो है वो पूरी एक जनरेशन जो है वो स्लॉटर कर देता है। आप दुनिया के रिसेंट पास्ट में या पूरी पिछली एक सेंचुरी में अगर रेवोल्यूशन की जो है वो तारीख देखें तो उसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। आप रशियन रेवोल्यूशन की एग्जांपल ले सकते हैं, बाकी भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हमें इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान कौम का जो पॉस्चर है, आउटलुक है, या एक मैं समझती हूँ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, वो बंगाली कौम के मुकाबले में मुख्तलिफ है। आप देखिए, उन्होंने एक पाकिस्तान दो मैं समझती हूँ डेमोक्रेटिक स्लोगन पे बना था, बट वो जो स्लोगन है उसके ऊपर तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो रेजिस्टेंस ऐसे हमें कोई बड़ी नजर नहीं आती। इन द सेंस रेजिस्टेंस बंगालीज ने की, और बंगालीज ने उस मैं कहती हूँ कि जो एक शुरू से ही 1947 से ही एक टेंडेंसी थी हमारे टॉप ब्रेस ऑफ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उस टेंडेंसी को उन्होंने डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। आप शेख मुजीबुर रहमान की तारीख देखें तो वो 1953 से आई थिंक बार बार मसलसल जेल में, थोड़ा सी देर बाहर आए फिर जेल में। तो यानी कि उन्होंने वो रेजिस्टेंस रखी, और 71 में इवेंचुअली उन्होंने कहा खुदाफिज कह दिया, और वो एक जाहिर है बहुत बड़ा ब्लडशेड भी था सारा। तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, इसमें इस तरह की मैं समझती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लोगों के अंदर नहीं है, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। मैं आपसे आपका मौक़िफ़ भी इसके हवाले से जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है मैं समझती हूँ एक नई इंसाइट भी जो है वो आप इस हवाले से प्रोवाइड करेंगे। मैं जो मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उस तरह की कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव को लेके चलने की पोजीशन में भी नहीं है, और कभी लेके भी नहीं चले हैं। पोजीशन में इसलिए मैंने कहा है कि कौम को जब आप रोजी रोटी की फिक्र में डाल देते हैं तो वो नीचे झुकी रहती है। मैं आपको मेरी बातें बाज़ औक़ात बड़ी वो होती हैं, सख्त होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो बात करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान का एक जनरल था फैज़ हमीद। अगर इस किस्म का जनरल जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ लग जाता तो पाकिस्तान का क्या नक्शा होता, और उसकी सोच क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा सवाल से बताऊंगी। 2021 में इमरान खान के जरिए से अनाउंस करवाया गया था कि हम तालिबान से नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको वापस लेके आ रहे हैं। वो 30 इमरान खान की तारीख आपको तकरीर याद होगी जिसमें उसने कहा था कि वो 30 से 40 हज़ार लोग हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं। वो खान साहब ने वो दांत कचकचाते हुए जो तकरीर रोज करते थे उसमें से एक तकरीर ये थी कि उनके साथ क्या करें, वो उनको हम वापस ला रहे हैं। तो उसके अंदर मेरी जो स्ट्रॉन्ग असेसमेंट है, विच एक्चुअली इज अराउंड 99% रियलिटी, वो लाने का मकसद ये था कि बाजवा फैज़ इमरान खान का जो एक ट्राइका था, और इवेंचुअली वो ट्राइके में फैज़ और इमरान खान ने रहना था, उसमें यही था कि कौम जो है वो मरती रहे, कौम सर झुका के नीचे पड़ी रहे, और ऊपर हम जो कुछ मर्जी करें। आपको याद होगा जब तालिबान, अमेरिका का विड्रॉल के बाद तालिबान के पहले ही दिन में जब वो काबुल आए हैं तो फैज़ अमीर साहब फ्लाई करके गए थे, वहाँ पे चाय के कप के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, वो सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जारी करवा दी गई थी। तो वो क्या मैसेज था,
और उन तालिबान को वापस लाना। डॉक्टर साहब, मुझे इस सवाल का जवाब मैं कहती हूँ, मैं जब तक जिंदा रही, मैं इनसे, अगर खान की पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई या कभी भी ये लोग, इनसे मैं पूछूंगी कि उसका मकसद क्या था, पाकिस्तान को किस वाले से बेनिफिट देना था। वो 30-40 हजार मुसल्ला लोग, और वो वाले लोग थे वो जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रहे थे। और उस वक्त वो जो इन्होंने कहा था कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और ये कहा था कि हम उनको वापस लाएंगे, उस वक्त पाकिस्तान में पीस था। आप सोचिए 2017-18 में तालिबान का फितना कमोबेश खत्म हो गया था। वो फितना जो 2013 में अपने अरूज पे था, मैं लाहौर में रहती थी, और एंड आई रिमेंबर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, चूंकि वहां पे फैकल्टी मेंबर हूं, तो मैं वहां जाती थी, पूरा माल रोड क्रॉस करके जाती थी, तो हमारे रास्ते में किस तरह बम फटते थे। यानी कि कई दफा मैं ऐसी ट्रैफिक में फंसी हूँ जबकि आगे ब्लास्ट हो चुका होता था और उसमें आगे नहीं जा सकते थे। आई रिमेंबर मैं एक दफा गवर्नमेंट कॉलेज की मेन बिल्डिंग की बेसमेंट में क्लास ले रही थी, और 9:14 हुए थे, तो वो जीपीओ वाला फेमस ब्लास्ट हुआ था, किस तरीके से हमारी खिड़कियां और दरवाजे बजे थे। आई रिमेंबर वंस, ये 2008 की बात है, बीबीसी, ये जब मुशर्रफ का जमाना बिल्कुल खत्म हुआ था, और मुशर्रफ के जमाने के लास्ट फेज में बेइंतहा से ज्यादा दहशतगर्दी थी, और यही तालिबान फितना था। तो बीबीसी के कुछ लोग आए, लाहौर की इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे गए, उन्होंने मेरी क्लास में मेरे से परमिशन लेके, आई वाज टेकिंग द क्लास, और परमिशन लेके वो आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से जो बुनियादी सवाल जो मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि आपको डर नहीं लगता, आपके रास्ते में हर जगह पे ब्लास्ट होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इवेंचुअली इस फितने को काबू कर लिया गया, और आप रिकॉल करें जमाना 2017-18 में, 16-17-18 में तकरीबन तालिबान का फितना खत्म था पाकिस्तान में। दोबारा से नेगोशिएट उनके साथ करके नेगोशिएट किया, या जो भी उनको कंसेशन देनी थी उनको वापस लेके आए, और वापस लाके दोबारा से उस दहशतगर्दी की बुनियाद रखी गई। तो उसका आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं? उसका कंक्लूजन सिर्फ एक था कि कौम मरती रहे, रोजी रोटी के में फंसी रहे, नीचे को सर झुका रहे, और ऊपर हम रूल करते रहे, और वो रूल जो है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए जितना अर्सा भी किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उस किस्म की रेजिस्टेंस का आना जो कि बांग्लादेश में हमने देखी, मैं उसको अभी उसकी मेरिट और डीमेरिट पे बात हम करेंगे बाद में, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो उस किस्म की पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल नहीं है। हमने कम से कम तारीख में नहीं देखी उस तरह से कि वो पूरी कौम, और उस तरह से जिसमें कोई पार्टी भी नहीं हमें नजर आई उस तरीके से, और लोग जो है वो रेजिस्टेंस को इस तरीके तक ले जाएं कि इवेंचुअली वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको उल्ट पुलट करके रखते हैं। आई एग्री विद दैट पार्ट जो आपने बात की कि पाकिस्तान में ये इस बांग्लादेश की तरह का इनकलाब पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें वो डिफरेंस इस तरह से करूंगा कि ये पॉसिबल है लेकिन अभी नहीं। उसकी रीज़न मैं बताऊं कि इस वक्त जो हमारी जो स्ट्रक्चर है इनकलाब का, वो है बेस्ड ऑन अ लीडर। बांग्लादेश में जो चीज़ अभी हुई है, इट इज़ लीडरलेस। इट वॉज बेस्ड ऑन अ जेन्युइन इशू। वो एक जेन्युइन इशू जिसको लोगों को, जिसका मसला था, वो उन्होंने वो मसला आगे रखा। किसी लीडर ने उनको नहीं बताया कि इस इशू को उठाओ, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारे पीछे लग जाओ। आम लोगों को मसला था कि ये आप गवर्नमेंट के जो कोटा है उसमें मोर देन 50% जो है वो मुक्ति बानी को जा रहा है, विच इज सपोर्टर ऑफ शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी थी उनके, उसकी पार्टी के लोगों को जा रहा है, तो बाकी लोगों को ये चीज नहीं मिल रही है। तो ये एक वो इशू था, नॉट अ लीडर, इट वॉज द इशू दैट स्टार्टेड दैट रेवोल्यूशन। एक ऑब्जर्वेशन जो इसमें समझ में आती है कि हमारे यहां ये क्यों नहीं होता। हमारे यहां इसलिए नहीं होता, आप और मैं जितना मर्जी प्यार मोहब्बत से जो है ना वो मुस्कुरा के आपस में बैठे रहें, शाम तक बैठे रहें, किसी वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि शायद ये हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो जेन्युइन नहीं है। हम एक की रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे का केयर भी करेंगे, लेकिन टू अ लेवल कि उसके बियॉन्ड दैट शी इज नॉट विद मी और आई एम नॉट विद हर। ठीक है, ये जो अपने खान साहब जो इस वक्त हमारे इनकलाब लाने के जो सबसे प्रमोटर हैं, उनके अपने लोग अनफॉर्चुनेटली दे नो कि खान साहब जो है ना वो किसी असल चक्कर में नहीं है, वो अपने चक्कर में है। वो मुंह से नहीं कह सकेंगे। उसकी एक रीजन तो ये है कि उन्होंने एक अपने आप को उसके साथ नथी कर दिया कि चलो जी हमारी आइडेंटिटी इसके साथ है, ठीक है। लेकिन अंदर से उनको पता है कि खान साहब जो है ना वो खाली अपने लिए बात करेंगे और मेरी पीछे और मैं सारा कुछ कर सकना, बट दे आर नॉट रियली विद हिम बिकॉज ही इज नॉट जेन्युइन ऑन एनी वन इशू। मैं उसकी एक बड़ी हमारी इंटरेस्ट, ये जो आपने बात की ऑथेंटिसिटी ऑफ द, जो मेन उनका एक होता है कि लाइक आपने क्या करना है, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी जो है, आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सॉलिड पॉइंट। और ये इवेंचुअली किसी चीज की कल्बिनेशन की तरफ नहीं जाता। मैं भी एक वीडियो देख रही थी कल, कहीं इन्होंने कोई वो जुलूस निकालना था जो भी इमरान खान को रिहा करो, तो वो मेरा ख्याल है कोई 90-100 के करीब यंगस्टर्स थे। तो क्यों नहीं आते लोग? इसीलिए क्यों, पता यार के ठीक है ये बना जना बस अपनी मार रही इसने आगे, हमारे लिए जो है ना इसने कुछ नहीं करना। आप यकीन करें, मैं अभी उस वीडियो की बात करूंगी, वो इनकलाब जो है ना वो सामने से पुलिस आ रही थी तो वो वापस आ गया, वो जहां से निकला था उसी कमरे में
तो इसकी मैं इसकी एक हमारे अपने लोकल अमेरिका में उसकी एग्जांपल ऐसे है, हमारे ट्रम्प साहब जो है ना, उसकी मैं बहुत ज्यादा जब सिमिलैरिटीज निकालने की कोशिश करता हूँ अपने खान साहब में और ट्रम्प में, तो लोग थोड़ा सा मुझसे नाराज भी हो जाते हैं कि आप जो है ना हर दफा इमरान खान को ट्रम्प के साथ नथी कर देते हैं। तो मैं क्या करूँ, सिमिलैरिटीज हैं, सिमिलैरिटीज किसी में क्लियर कर देता हूँ, जिसको वहां पे वो कहते हैं कि वो बार बार यू टर्न लेते हैं। ट्रंप साहब ने अपनी सारी पार्टी की पॉलिसी को रखा एक तरफ, लो जी मेरे साथ तो इलान मस्क आ गया, ये इसके साथ तो मेरा तो ट्विटर फ्री हो जाएगा। उन्होंने कहा जी कसमानु कावे सारी पार्टी खा गई पॉलिसी, मैंने जनाब वो तेल को भी जनाब वो पीछे डाल दो, मैं आम प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक कार्स नाउ। एक बंदे की सिर्फ अपने लिए कि एक बंदे ने मुझे, चूंकि उसने वाह वाह कर दी मेरी, तो उस एक बंदे की वजह से मैंने अपनी पार्टी की पॉलिसी, अपनी सारी हाफ ऑफ द कंट्री जो उसको सपोर्ट करता है उसको भी पीछे डाल के वो इस तरफ चला गया। तो खान साहब की रेपुटेशन ऐसी, वो बार बार यूटर्न ले कहते हैं ना, ओ जी मैंने वो जिसको गालियां देनी थी पहले उसको जफे भी डाल दिए, हाँ जी वो अपने परवेज लाई साहब को, और जिसको जफे लगाया कल को उसको अगर आपने टिश्यू की तरह पूंज के फेंकना है, वो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा कि नहीं देखा, उसमें एक कैरेक्टर था, वो था हैंड ऑफ द किंग। वो हैंड ऑफ द किंग जो है ना, उसका काम ही होता है कि इन प्लेस ऑफ किंग वो काम करता है, यानी उसका चीफ ऑफ स्टाफ कह लेंगे जो भी कह लें, तो वो हैंड ऑफ द किंग वो कहता है, हैंड ऑफ द किंग बेसिकली टिश्यू का भी काम करता है। याद होना चाहिए कि जो हैंड ऑफ द किंग जो है वो जो टिश्यू यूज करता है वो भी हैंड ऑफ द किंग ही होता है। तो वो हमारे जो है इन्होंने अपने वैसे वो तरीनों को, अलीमों को, जिस चीज को भी वो उन्होंने वो हैंड ऑफ द किंग जो है वो टिश्यू की तरह यूज करके फेंका। लेकिन खान साहब ने तो जो अन्नी मचाई थी, आप सोचें ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, जब ये आपको याद होगा अशरीफ वगैरह को उतारने के लिए ये स्ट्रगल लेके फिर रहे थे। स्ट्रगल तो नहीं थी, सेल्फ एक वो सेल्फिशनेस थी कि चलता हुआ मुल्क जो है उसके खिलाफ उन्होंने 5 साल धरनों के अलावा कोई काम नहीं किया था। तो वहां पे ये कहते थे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप किसी का बिजनेस है तो उसको आप मिनिस्ट्री के अंदर रख लें, या वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी फैमिली कारोबार चला रही है। अमेरिका में नदीम बाबर का कौन सा बिजनेस है, और पाकिस्तान में उनको ये ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्री दी हुई थी। अब्दुल रज़ाक दाऊद जो वो पावर चला रहा था, जबकि उसके अपने पावर के ये आईपीपीज में से सबसे महंगे आईपीपीज जो है वो उसी के हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद के। सो खुद उन्होंने ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट किया, स्पॉन्सर किया, उसको हर लिहाज से उन्होंने, पाकिस्तान की अवाम का खून भी उससे निचोड़ा गया। एक्चुअली तकरीर का आगाज करते थे, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है, तो वो पहली दफा जो हुआ था उसके नतीजे फिर कौम ने देखे कि किस तरीके से चीजों की कीमतें आसमान पे गई। तो आई थिंक इस मामले में आप बहुत एग्री कि जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं होगी हमारे लीडरशिप में, और जब तक आप लीडरलेस रेवोल्यूशन नहीं करते बेस्ड ऑन इशू, जब तक ये नहीं होगी रेवोल्यूशन, हमारे यहाँ रेवोल्यूशन उस वक्त तक नहीं आ सकती। तो पहले तो ऑथेंटिसिटी जो है वो खान साहब अपने अंदर पैदा करें, ताकि लोगों को, उनके अपने लोगों का, हमें तो चलें यकीन आना थोड़ा सा और डिलेड होगा क्योंकि हमारी ग्रेटिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन जो उनके अपने हैं वो इसलिए बाहर नहीं आते कि दे नो के खान साहब ऑथेंटिक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। ये वो मौजू है जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स की लाइफ के लिए यहाँ पर बड़ा रेलेवेंट है, और उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उनकी सेविंग्स को इम्पैक्ट करता है, उनकी लेटर लाइफ को, स्पेशली जो पोस्ट रिटायरमेंट एज है उसको बड़ा इम्पैक्ट करता है। वो इशू है, उसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे एक कल्चरल प्रेशर्स होते हैं, फेमिलियर प्रेशर्स होते हैं, उन प्रेशर्स में आके ये होता है जी कि, और हमें थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिक पेट्रियाटिक फीलिंग भी होती है कि हमने अपने वतन के साथ थोड़ा सा लगाव रखना है। तो एक जो लाइफ में एक गोल होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान में हमने घर बनाना है, या किसी का घर बना हुआ है तो उसको वहाँ पे पड़े रहने देना है, उसमें इन्वेस्ट करना है। अब होता क्या है कि ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ इज रूटेड हियर इन अमेरिका, जिनका तो रूटीन में पाकिस्तान आना जाना है, उनके लिए इज फाइन। बट लेकिन अगर आप खाली वंस अ ईयर और वंस इन 2 years, वंस इन 3 years आप खाली जाते हैं सोशल विजिट के लिए और लोगों से मिलने मिलाने के लिए, उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो कि एवरेज अगर एक घर की एक प्राइस वहाँ पे लें तो एवरेज घर की प्राइस 5-6 करोड़ रुपया, जो कि आजकल के डॉलर्स में $200,000 बनती है। एंड $200,000 इज अ रीजनेबली बिग अमाउंट इवन विद द प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो कि पिछले चंद सालों में हुई है, जो कि तकरीबन समवेयर बिटवीन 50 एंड 70%, 80% प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है। उसके बावजूद $200,000 is a big chunk. Sometimes it's more than the mortgage down payment that you need. Significant, up to 20% of the down payment you can give. तो अगर आप उस $200,000 को आप जाके पाकिस्तान में लगा देते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फेमिलियर प्रेशर, उसका आपका यूज कोई नहीं है, आपने साल में एक आध दफा जाना है या 2 साल में एक आध दफा जाना है, और आपने वहां पे 10-15 दिन गुजारने और वापस आ जाना है। होता क्या है
कि बहुत सारे हमारे क्लोज यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके बच्चे उनसे पूछते हैं, आपने इतने सारे पैसे पाकिस्तान में लगा दिए हैं, हम पाकिस्तान क्या करेंगे जाकर, हमने वहां पे क्या करना जाके, आपने ये पैसे जो यहाँ हम कहीं यूज कर सकते थे आपने वहां लगा दिए हैं, जो किसी चाचे के हाथ चढ़ जाएंगे, मामे के हाथ चढ़ जाएंगे या किसी किराएदार के हाथ चढ़ जाएंगे, वो हमारे किस काम के हैं। तो आपसे जो आपकी जो मैं राय लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आप रिलेटिवली रिसेंटली आई हैं, तो आपकी अभी वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग शायद हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी ओवर टाइम आप उसको रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि वो हमने वहां पे इतने पैसे क्यों लगाने हैं, लेकिन शायद आपका पर्सपेक्टिव मुझे डिफरेंट हो। लेकिन व्हाट डू यू फील कि क्या इतनी अमाउंट कि वहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी में, जो कि हमारा बिजनेस ही आपको पता है कि वहां किराए का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है और खाने का बिजनेस है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वहां पे बिजनेसेस में आप ये नहीं लगा रहे हैं। आप सिर्फ लगा रहे हैं अपनी उस ख्वाहिश के लिए, अपनी उस तस्कीन के लिए जो आपने प्रेशर में आके इन्वेस्ट किए लोगों के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आई थिंक जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप एक उसको और रैशनलाइज तरीके से देखते हैं, मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन आई थिंक एक सोच जो उसमें एक मैच्योरिटी है वो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है फर्ज करें आप करते हैं, मैं या कोई और करता है, हमारी तो खैर अभी वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं सारी, लेकिन ये कोई बहुत प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरा ये है कि इसमें डिमेरिट्स कुछ और ये मैं महसूस करती हूँ, जो मेरे बड़े ऑब्जर्वेशन में आए कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये हुआ कि आपने देखा होगा घरों के ऊपर बाज़ औक़ात किराएदार कब्जा करके बैठ जाते हैं कि मालिक जो है वो मुल्क से बाहर है, फिर वो उसके रेंट्स उस तरह से पे नहीं करते हैं। ग्रेजुअली ये होता है कि किसी रिश्तेदार जो हैं वो भी उनकी टेक केयर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सैकड़ों ऐसे घर मैंने डिफेंस के DHA के एरिया में देखे हैं जिनके मालकान मुल्क से बाहर चले गए, इमिग्रेशन उन्होंने ले ली कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जिन भी मुल्कों में, यूरोप में, और वो घर खाली पड़े हुए हैं और आप बाहर से देखें तो वैसे लगता है जैसे हॉन्टेड हाउस है। इस तरह से वो ना ज़ाहिर है वहाँ पे कोई रोशनी होती है, ना वहाँ पे कोई ग्रास की कटिंग होती है। तो मैं ज़ाती तौर पे भी समझती हूँ कि ये कोई बहुत प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है। तो मैं भी ज़ाती तौर पे समझती हूँ घर बनाना डॉक्टर साहब को इतना बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, ना फैमिली के लिए प्रोडक्टिव है जो वो बना रहे होते हैं, एंड आई थिंक इट्स आल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के और बहुत सारे सेक्टर हैं। ऑफ कोर्स, जब तक कोई रेवेन्यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उसका कोई स्टैग्नेंट, आप वो जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, और उसका आम लोगों को कोई कम ही फायदा होता है। इसका आई यूजुअली कैलकुलेट इन द वे कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में भी ठहरें, आप 30 साल भी ठहरें जाके, तो 40-50 हज़ार डॉलर बनते हैं 30 साल में जाके। आप इतनी सी अमाउंट जो है वो अगर वो लगा दें तो वो आपके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगी, इससे बजाय इसके कि $200,000 जिसका आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलना है। और वो आमतौर पे वो जितने भी लोगों को मैं कम से कम जिनको जानता हूँ, वो बाद में पछताते हैं कि लो जी आते पैसे दे के हमें खूह खाते कीते, जिसको कहते हैं पंजाबी में। आई ट्रूली एग्री, बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसीलिए काइंड ऑफ हैव अ सिंक ऑन दैट। और ये नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, जहाँ पे लोगों को फायदा हो। ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कि जिसको वो इतनी बड़ी अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट वो एक साइड पे पड़ी रहे और वो किसी के भी काम ना आ सके। तो आज के लिए आई थिंक हमारे दोनों मौजू हमने बड़े उनके ऊपर इन डेप्थ डिबेट की, डायलॉग किया इसके ऊपर। डिबेट तो मैं नहीं कहूँगा, डिबेट में जो है वो इख्तलाफ ज़्यादा होता है। आपसे जो है पता नहीं कब हमारा इख्तलाफ शुरू होगा, फिलहाल तो जो है वो इत्तेफाक ज़्यादा हो रहा है, इख्तलाफ कम हो रहा है। लेकिन सून आई थिंक यू वुड गो अहेड एंड चैलेंज मी और आई विल चैलेंज यू ऑन सम इशूज। दैट्स हाउ वी लर्न कि जब आप इख्तलाफ करते हैं, और नॉट जस्ट टू अपोज, जस्ट टू एक्सप्लोर द ट्रूथ्स टुगेदर। तो इसके लिए आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले वीकेंड पे इसी प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, बाय बाय फ्रॉम मी।